उद्धव ठाकरे को जिस बात की आशंका थी एमवीए में आखिर वही होगा। न तो शरद पवार ना ही कांग्रेस उद्धव ठाकरे को सीएम फेस घोषित करेंगे और ना ही अंदर खाने उनके नतीजों के बाद सीएम बनाने का वादा। सीएम पद का सीधा गणित है, जिस पार्टी के विधायक ज्यादा उसी का सीएम उसी पार्टी का होगा। उद्धव ठाकरे को पता है कि उनकी पार्टी एमवीए में सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने नहीं आएगी। उद्धव ठाकरे को अब तक उम्मीद थी कि सीएम फेस बनने में शरद पवार उनकी मदद करेंगे, लेकिन अब शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को जोर का झटका दे दिया। शरद पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पहले यह देखना होगा कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार चुनकर आएंगे, उसके बाद संख्या बल के अनुसार फैसला होगा। उनके बयान से साफ है कि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी का गठबंधन महाविकास अघाड़ी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं करेगा और नतीजों के बाद अगर सरकार बनाने की नौबत आई तो फिर जिस पार्टी के विधायकों की संख्या ज्यादा होगी सीएम का पद उसी को दे दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे संख्या बल के गणित को मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि संजय राउत कई बार ये कह चुके हैं कि केंद्र में राहुल गांधी और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का ही चेहरा होना चाहिए, लेकिन इस बात को कांग्रेस और शरद पवार दोनों ने सिरे से खारिज कर दिया। उद्धव ठाकरे इसी वजह से बीजेपी का साथ छोड़कर आए थे क्योंकि वे खुद सीएम बनना चाहते थे। हालांकि तब शरद पवार ने उन्हें सीएम बनवा दिया, लेकिन अब वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। मतलब कि उद्धव ठाकरे एमवीए की सियासत में उलझ गए। शिवसेना, यूबीटी के कई नेता उनके सीएम चेहरे को लेकर पैरवी करते रहे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस और एनसीपी एसपी के पास अगर कोई चेहरा है तो वो इसकी घोषणा करे, हम समर्थन करेंगे। उनका ये बयान तंज के तौर पर देखा गया। हालांकि बाद में विवाद होने पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनका चेहरा महाराष्ट्र में भी सभी को स्वीकार है। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से अपने सीएम के चेहरे की घोषणा करने के लिए कहकर क्या गलत कहा, उन्होंने अपनी दरियादिली दिखाई। महाराष्ट्र में अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहां एमवीए का मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति से है। महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। महायुति ने भी सीएम चेहरे की घोषणा नहीं की। बीजेपी के भीतर अपनी पार्टी के नेता को चेहरा बनाने की हलचल। वहीं शिवसेना सीएम एकनाथ शिंदे की बात कहती रही है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि महायुति किसे सीएम का चेहरा बनाती है। ममता बनर्जी ने दिखावे के लिए विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों के खिलाफ बिल तो पारित करवा दिया, लेकिन उनकी गतिविधियां अब भी अपराधियों को संरक्षण देने वाली हैं। वजह यही कि जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का काम सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ को सौंपा, ममता बनर्जी वहां सीआईएसएफ को ठीक से काम तक नहीं करने दे रही। ममता बनर्जी की हरकतों से नाराज गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की दलील है कि अधिकारी 20 और 22 अगस्त को दिए गए कोर्ट के आदेश को लागू कराने में असहयोग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुरक्षा देने वाले सीआईएसएफ के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपना रही है। गृह मंत्रालय ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करार दिया और कहा कि उच्च पदस्थ सीआईएसएफ अधिकारियों की तरफ से कोलकाता पुलिस आयुक्त के साथ बार बार बैठकें की गई। गृह मंत्रालय की तरफ से भी राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया, लेकिन इसके बावजूद अर्धसैनिक बल के जवानों को पर्याप्त आवास और सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। गृह मंत्रालय ने स्थिति को तनावपूर्ण बताते हुए ऐसे समय में जब डॉक्टर्स, खासकर महिला डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो, राज्य सरकार का असहयोगात्मक रवैया न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन भी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की सहमति से सीआईएसएफ की तैनाती का निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय ने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद पश्चिम बंगाल की निष्क्रियता एक व्यवस्थित बीमारी का लक्षण है, जहां अदालत के आदेशों के तहत काम करने वाली केंद्रीय एजेंसीज के साथ ऐसा असहयोग आम बात है। ये न केवल अवमानना है बल्कि उन सभी संवैधानिक और नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ जिनका पालन एक राज्य को करना चाहिए। केंद्र ने ममता बनर्जी सरकार पर जानबूझकर असहयोगात्मक रवैया अपनाने और बाधाएं पैदा करने और सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान की कार्यवाही को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 अगस्त से आरजीकर अस्पताल में एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में 54 महिलाओं सहित 184 कर्मचारियों वाली सीआईएसएफ की 2 कंपनीज तैनात की गई हैं। चूंकि राज्य सरकार द्वारा अस्पताल के पास उनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए जवान सीआईएसएफ परिसर में रह रहे हैं और अस्पताल पहुंचने के लिए 1 घंटे का सफर तय करते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त
परिवहन सुविधाएं और सुरक्षा उपकरणों के लिए मंत्रालय द्वारा राज्य के प्रमुख सचिव के साथ इस मुद्दे को उठाने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि आवास, सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता और परिवहन की कमी के कारण ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों को विभिन्न स्थानों से अस्पताल पहुंचने के लिए यात्रा करने के बाद अपने कर्तव्यों का पालन करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने सड़क छाप गुंडा कहा था और सवाल किया था कि ये सीएम हाउस में कैसे घुस गया, वो कोई केजरीवाल का अपना घर नहीं है, सीएम हाउस है, उसी विभव कुमार को कुछ हफ्तों के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। विभव कुमार की आजादी का जश्न आम आदमी पार्टी ने तो नहीं मनाया, लेकिन विभव की जमानत से केजरीवाल की बीबी सुनीता केजरीवाल इतनी खुश हो गई कि उन्होंने इसका इजहार सोशल मीडिया पर करना जरूरी समझा और विभव कुमार की जमानत के बाद की एक तस्वीर साझा करते हुए सुनीता केजरीवाल ने ऐसी बात लिखी कि स्वाति मालीवाल भड़क उठी और फिर उन्होंने सुनीता केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। असल में सुनीता केजरीवाल ने विभव की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि सुकून भरा दिन। सुनीता के इतना लिखते ही स्वाति मालीवाल ने सुनीता केजरीवाल के एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, जिसे लेकर सुनीता केजरीवाल ने फोटो शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया और इसी को लेकर कहा कि अब स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री की पत्नी को आड़े हाथ लिया है। स्वाति ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की पत्नी जो मेरी पिटाई के दौरान घर पर ही थी, उनको बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। सुकून इसलिए कि वो आदमी जिसने मुझे उनके घर में पीटा, अभद्रता की, वो शर्तिया बेल पर आया है। सबको ये साफ संदेश है, महिलाओं को मारो पीटो। उसके बाद हम पहले गंदी ट्रोलिंग करवा देंगे, पीड़िता को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे और कोर्ट में उस आदमी को बचाने के लिए देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज खड़ी कर देंगे, जिनको ऐसे लोगों को देखकर सुकून मिलता है। उनसे बहन बेटियों की इज्जत की क्या ही उम्मीद रखनी, प्रभु सब देख रहे हैं, इंसाफ होकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार के केजरीवाल के आवास पर जाने से रोक लगाई है। एक महिला सांसद को पीटने के आरोपी को लेकर सुकून की बात लिखने पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी सुनीता केजरीवाल को जमकर खरी खोटी सुनाई। केजरीवाल से मिलने गई स्वाति मालीवाल पर विभव कुमार ने हमला किया था, लेकिन जैसे ही स्वाति मालीवाल उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंची, वो फरार हो गया। कई दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने केजरीवाल के घर में छुपकर बैठे विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में विभव कुमार 18 मई से जेल में बंद था। विभव ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। तिहाड़ जेल के सारे नियम कायदे खुद केजरीवाल ने बनाए हैं, लेकिन जब वे खुद तिहाड़ में बंद हैं तो अपने बनाए नियमों से उन्हें परेशानी होने लगी। तिहाड़ जेल का नियम है कि एक पूर्व कैदी को किसी दूसरे कैदी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन शराब घोटाला मामले में महीनों तक तिहाड़ में रहकर लौटे संजय सिंह केजरीवाल से मिलने तिहाड़ पहुंच गए। नतीजा ये कि अधिकारियों ने संजय सिंह को केजरीवाल से मिलने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि नियम ऐसा नहीं कहता। वैसे भी केजरीवाल और संजय सिंह दोनों एक ही मामले में पकड़े गए थे, ऐसे में दोनों की मुलाकात जेल में संभव नहीं थी। इस बात को लेकर संजय सिंह दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। अपनी याचिका में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। याचिका में संजय सिंह ने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें केजरीवाल से मिलने की अनुमति दी जाए। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सिंह ने कहा कि जेल अधिकारियों ने उन्हें इस आधार पर जेल में केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं दी कि वे पूर्व कैदी हैं। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जेल अधिकारियों को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को तय की गई है। केजरीवाल शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में कैद हैं। सुनवाई के दौरान संजय सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने ये कहा कि उनके मुवक्किल राज्यसभा के सांसद हैं और उन्हें इस आधार पर मिलने की अनुमति नहीं दी गई कि वे पूर्व कैदी हैं। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर है और उनका परिवार उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए उनसे मिलना चाहता है। उन्होंने कहा कि जेल अधीक्षक जिस तरह से मामले से निपट रहे हैं वो चौंकाने वाली स्थिति को दर्शाता है। मैं एक विचाराधीन कैदी और मौजूदा सांसद हूं
और मैं एक वचन दे रहा हूं जिसका मैं उल्लंघन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि सिंह से व्यक्तिगत मुलाकात से इनकार करते हुए जेल अधिकारियों ने जेल की नियमावली के नियम 588 का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि पूर्व कैदी और आदतन अपराधी जो जेल में बंद अपने दोस्तों से मिलने के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें अधीक्षक द्वारा तब तक मिलने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि जब तक मिलने का ऐसा कोई वास्तविक कारण न हो। उन्होंने कहा कि इस नियम का उद्देश्य यह है कि बुरे तत्व कैदियों के संपर्क में न आए और जेल अधिकारियों द्वारा इस नियम का दुरुपयोग किया जा रहा है। अधिकारियों के वकील ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा और अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 3 दिन का समय दिया। संजय सिंह, जो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आबकारी नीति घोटाला मामले में अभियोजन का सामना कर रहे हैं, को 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इससे पहले संदीप कुमार पाठक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी कि उन्हें जेल में केजरीवाल से व्यक्तिगत मुलाकात की अनुमति दी जाए। जेल अधिकारियों ने पाठक को अप्रैल में 2 बार केजरीवाल से मिलने की अनुमति दी, लेकिन अगली बार उन्हें ये कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनके द्वारा दिए गए कुछ बयान जेल नियमों के विरुद्ध हैं और ज्यादातर राजनीति से प्रेरित थे। कारगिल वॉर के वक्त इजराइल ने भारत को गोला बारूदों की कमी महसूस नहीं होने दी। आज इजराइल हमास के साथ युद्धरत है। इस युद्ध की शुरुआत हमास ने ही की थी। उसी ने इजराइल पर पहले हमला किया और सैकड़ों इजरायलियों को बंधक बना लिया। युद्ध के लिए इजराइल ने भारत से गोला बारूद की मांग की है तो भारत सरकार ने उसे आपूर्ति करने का फैसला किया, लेकिन ये बात कांग्रेस और उसके समर्थकों को पसंद नहीं आई और वे इस बात की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे कि वे भारत सरकार को गोला बारूदों की आपूर्ति बंद करने को कहे। मतलब कि भारत की विदेश नीति कैसी हो, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस विचित्र याचिका पर सुनवाई भी नहीं हुई और माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज कर देगा। इस मौके पर भारत को इजराइल की मदद करनी चाहिए, ये बात कांग्रेस को भी पता है, लेकिन वोट बैंक की सियासत के लिए विदेश नीति को भी कांग्रेस बहस में घसीटकर विवाद पैदा करना चाह रही है। कुछ कांग्रेसी पूर्व नौकरशाहों और शिक्षाविदों ने प्रशांत भूषण के जरिए ये याचिका दायर की। प्रशांत भूषण वही नेता हैं जिन्हें अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी से अपमानित कर निकाल चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट भी एक बार प्रशांत भूषण पर जुर्माना लगा चुकी है। इस याचिका के माध्यम से कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये निर्देश देने की गुहार लगाई कि वो इजराइल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरण निर्यात करने वाली भारतीय कंपनीज के लाइसेंस रद्द करे और नए लाइसेंस नहीं दे। इसके साथ ही ये भी मांग की गई है कि गाजा युद्ध के लिए सप्लाई किए जा रही युद्ध सामग्रियों के निर्यात पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया जाए। 11 लोगों द्वारा दायर इस जनहित याचिका में कहा गया कि भारत को गाजा युद्ध के लिए इजराइल को सैन्य सहायता तुरंत निलंबित कर देनी चाहिए। याचिका में आरोप लगाया गया कि सैन्य हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति नरसंहार सम्मेलन का उल्लंघन है। ये जनहित याचिका 11 लोगों ने दायर की है। वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से ये अर्जी दायर की गई है। इसमें रक्षा मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया और कहा गया कि भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों से बंधा हुआ है जो भारत को युद्ध अपराधों के दोषी देशों को सैन्य हथियार नहीं देने के लिए बाध्य करते हैं, क्योंकि किसी भी निर्यात का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के गंभीर उल्लंघन के लिए किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में कहा गया कि रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सहित कई कंपनियों द्वारा इजराइल को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत के दायित्वों का उल्लंघन है। याचिका में मांग की गई है कि इजराइल को दी जाने वाली सैन्य सहायता को तुरंत निलंबित कर दिया जाना चाहिए। मौजूदा समय में रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मेसर्स म्यूनिश इंडिया लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी मेसर्स प्रीमियर एक्सप्लोसिव और अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड सहित अन्य कंपनीज द्वारा हथियारों की आपूर्ति इजराइल को की जा रही है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि इजराइल को पहले से दिए गए हथियारों का इस्तेमाल नरसंहार करने, नरसंहार के कृत्यों में योगदान देने या इस तरह के कामों में इस्तेमाल न किया जाए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन होता हो। याचिकाकर्ताओं में अर्थशास्त्री ज्यांद्रेज और पूर्व नौकरशाह हर्ष मांदर और सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे भी शामिल हैं। उन्होंने तर्क दिया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है और इस मुद्दे की न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि भारत की कार्यवाही सीधे तौर पर इजराइल के साथ चल रहे युद्ध में फिलिस्तीनियों की मौत में सहायक बन रही है। आम आदमी पार्टी की तमाम अड़ंगेबाजी के बावजूद बीजेपी ने वार्ड परिषद और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जीत लिया। हालांकि इसके पहले केजरीवाल के जेल से भेजे गए संदेश पर 3 पार्षद हाईकोर्ट चले गए और ये मांग कर डाली कि वार्ड परिषद के चुनाव
टाले जाएं क्योंकि अधिसूचना काफी लेट से जारी की गई। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन आम आदमी पार्टी इतने से ही नहीं मानी। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने इसमें अड़ंगा डाल दिया और पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करने से इनकार कर दिया। वजह यह कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती थी कि वार्ड परिषद के चुनाव हो और स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो, ये जानते हुए कि केजरीवाल के जेल में होने के बाद से जैसे दिल्ली सरकार ठप पड़ गई, वैसे ही स्टैंडिंग कमेटी के नहीं होने की वजह से एमसीडी ठप पड़ी है। लेकिन आम आदमी पार्टी को जनता की मुश्किलों से ज्यादा अपनी पड़ी थी, इसलिए वे चुनाव होने ही नहीं देना चाहते थे। लेकिन ऐन मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराज्यपाल को बोर्ड और निगमों में नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया, तब जाकर वार्ड परिषद का चुनाव हो पाया। पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए दिल्ली के एलजी को अधिकार सीधे राष्ट्रपति से मिले। दरअसल 3 सितंबर को देर शाम मेयर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी की समितियों के चुनाव को लटकाने के लिए आखिरी समय में पैंतरा चलते हुए कहा कि वो पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति ही नहीं करेंगी, क्योंकि चुनाव कराने के लिए समय ही नहीं है। ऐसे में उन्होंने पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करने से इनकार कर दिया। शैली का कहना था कि उनकी अंतरात्मा उन्हें अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं देती है। इसके बाद मामले में राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप किया और एलजी को पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति के अधिकार दे दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव में दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के गठबंधन के कारण हुई फजीहत को भूलकर राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन करना चाहते हैं। लेकिन गठबंधन की बातें सुनते ही हरियाणा कांग्रेस में बगावत के संकेत मिलने लगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा में भी केजरीवाल के साथ गठबंधन के मूड में नहीं थे, लेकिन वहां जबरन गठबंधन थोपा गया। नतीजे आए तो पता चला कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ही आम आदमी पार्टी को हरवा दिया। इस बात के आरोप आम आदमी पार्टी ने ही लगाए थे। दिल्ली की 7 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार हार गए। बावजूद सबके राहुल गांधी केजरीवाल के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ हुई किसी दूसरे दल के गठबंधन को लेकर राजी नहीं है। कई बार ऐसे मौके आए जब हुड्डा ने खुलकर कहा कांग्रेस पार्टी राज्य में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने में सक्षम है और किसी भी दूसरे दल के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के संभावित गठबंधन को लेकर अपनी राय से अवगत करा चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था। कांग्रेस ने 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। कुरुक्षेत्र की एक और लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को दे दी गई थी, जो कि वो हार गई थी। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुड्डा कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन को लेकर सहमत नहीं थे, लेकिन तब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इंडी गठबंधन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से एक सीट आम आदमी पार्टी को देने के लिए तैयार कर ली थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुड्डा ने बार बार कहा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नेशनल स्तर पर है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि वो स्वयं अपने बूते पर चुनाव जीतने में सक्षम है। अपनी इस बात पर कायम हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान को अपनी राय से अवगत करा दिया। राज्य में आम आदमी पार्टी करीब 20 सीटें मांग रही है, जबकि समाजवादी पार्टी ने यादव और मुस्लिम बाहुल्य 10 विधानसभा सीटों पर दावेदारी की है। हुड्डा किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि हरियाणा में आप व सपा को ये सीटें दी जाएं। इसके बाद भी यदि कांग्रेस हाईकमान फैसला लेता है तो उसे स्वीकार करने से हुड्डा ने मना नहीं किया है। लेकिन इतना तय है, कांग्रेस कार्यकर्ता सहयोगी दलों की लुटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता का कहना है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार हम 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हम हर विधानसभा में बैठकें कर रहे हैं। लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने, व्यवस्था परिवर्तन और अहंकारी और तानाशाह भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रही है। सुशील गुप्ता ने कहा कि 4 से 5 सीटों पर कभी गठबंधन नहीं होगा। अगर हाईकमान मेरी राय लेना चाहेगा तो मैं उन्हें मना कर दूंगा।